हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये टॉपिक है कि छुट्टियाँ हमारी ख़त्म हो गई हैं और हमने पूरी छुट्टियों में कोई पढ़ाई नहीं की। ना हमने ट्यूशन लगाया, ना हमने कोई पढ़ाई की, ना खुद से रिवीजन किया। अब जब स्कूल खुल गए तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत पीछे रह चुके हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर मलिक और मुझे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हुए तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं। ये मेरी ऑनलाइन की पहली क्लास है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई हमने पूरा सिलेबस, पूरी छुट्टियां गुजार दी हैं और अभी तक हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। आप अकेले नहीं हो जिन्होंने पूरी छुट्टियां गुजारी हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, हज़ारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट ऐसे हो चुके, ऐसे हैं जिन्होंने पूरी छुट्टियों में कोई पढ़ाई नहीं की। अब स्कूल खुले तो उन्हें एहसास हो रहा है कि अब हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने छुट्टियों में सिर्फ क्या किया है, मोबाइल चलाया है। उन्होंने सिर्फ मोबाइल चलाया है, या तो वीडियो स्क्रॉल की हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है। या फिर उन्होंने किसमें टाइम वेस्ट किया है, गेम खेला है, गेम बेतहाशा गेम खेला है, पूरी छुट्टियों में गेम खेला है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में कहाँ चले जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर घूमने चले जाते हैं। अब वो वहाँ चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पूरी छुट्टियाँ वो वहाँ पर गुजार देते हैं। और इसकी वजह से, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आलस की वजह से नहीं पढ़ पाते, है ना। छुट्टियों में खेलने का मन करता है, दोस्तों के साथ जाने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, या खाली टाइम में पड़े तो वीडियो स्क्रॉल करने का मन करता है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। या फिर उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आलस होता है, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाते हैं वो, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका सिलेबस काफ़ी हद तक पीछे छूट जाता है। जब वो स्कूल आकर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि फला दोस्त ने इतने चैप्टर कर लिए हैं, मैथ्स में 5 चैप्टर निकाल दिए हैं, किसी ने साइंस में इतने चैप्टर निकाल दिए। अब उनको एहसास हो रहा है कि हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह गया। अब उन्हें एहसास हो रहा है। अगर अब उन्हें एहसास हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पीछे रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे छुट्टियों में कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब वो पीछे रह जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है जिन्होंने पूरी छुट्टियों में कुछ नहीं पढ़ा, फाइनल में वो टॉप भी कर जाते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक, नंबर 1 वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे छुट्टी गुजारने के बाद जब स्कूल खुल जाते हैं तो वो बड़े परेशान रहते हैं कि भाई मैंने फला नहीं पढ़ा, मैंने वो, मेरा वो सिलेबस छूट गया, या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे वैसा कर लेना चाहिए। और वो परेशान है, और वो बुक लेकर ही बैठे हैं ना, तो उनके दिमाग में ही रहता है, यार मेरा वो छूट गया है, मैं उससे पीछे रह गया हूँ, वो तो मुझसे आगे निकल गया। वो यही सोच कर अपने आप को गिल्ट में जीते हैं, रिग्रेट उन्हें महसूस होता है कि भाई मुझसे इतना वक्त निकल गया है। दूसरी तरह के वो स्टूडेंट वो होते हैं जो क्या काम करते हैं, दूसरे स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, वो गिल्ट में नहीं रहते। उन्होंने 2 महीने बहुत एंजॉय किया, दबा के एंजॉय किया, चाहे गेम खेला, चाहे क्रिकेट खेला, चाहे कहीं रिलेटिव्स के यहाँ घूमने गए, या वो कुछ भी किया हो। लेकिन 2 महीने के बाद जब वो वापस लौट कर स्कूल में जाते हैं या अपने ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तो वो आने वाले टाइम को या प्रेजेंट टाइम जो चल रहा होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिग्रेट में जीने से, गिल्ट में जीने से अच्छा ये है कि जो टाइम गुजर गया उसको भूल जाओ। जितना टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है उसको एकदम आप गोल्ड बना लो, यानी कि उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो कि अब जितना टाइम बचा है उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और ये नहीं है कि आपका 2 महीने गुजर गए या 2.5 महीने गुजर गए तो सब कुछ हो गया, सब सिलेबस कंप्लीट हो गया, लोग चांद पे चले गए। कोई कहीं नहीं गया, आपसे कुछ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा। अब उसने, जब आप ये मान के चलो कि उसने छुट्टियों में रोजाना 2 से 4 घंटे पढ़ा, वो ठीक है, 2 से 4 घंटे पढ़ा। अब स्कूल खुलने के बाद भी वो 2 से 4 घंटे पढ़ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है ताकि आप ये वाले के बराबर पहुंच जाओ। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा करें कि हम पुराने स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने छुट्टियों में बहुत अच्छे टाइम यूटिलाइज किया है, उनके बराबर पहुंच जाए, उनसे आगे पहुंच जाए। तो सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है, आपको पिछले 2-3 महीनों का हिसाब भूल जाओ। 2-3 महीनों का हिसाब भूल जाओ कि क्या हुआ। अब आप ये सोचो कि 2-3 महीने पहले जिन्होंने स्टार्ट किए क्लास, उन्होंने कितने चैप्टर कंप्लीट किए। फ्रेंड्स, जो समय निकल चुका है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। जो समय जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है,
आज से ही नई शुरुआत करनी है। आपको क्या काम करना है, आज से ही नई शुरुआत करनी है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि टाइम गुजर गया। अभी उन फ्रेंड से मिलो, बात करो उनसे, कितना उन्होंने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आप कितना चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, आप कितना कर सकते हो उनके मुकाबले में। क्या ऐसा है कि आप उनसे ज़्यादा भी कर सकते हैं? क्या हो सकता है कि उन्होंने छुट्टियों में ट्यूशन ज़रूर लगाया हो, या छुट्टियों में उन्होंने 1 आध घंटे पढ़ा हो, वो पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया हो सकता है उन्होंने रिवीजन ना किया हो, या हो सकता है कि उनके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर ना हो। अब आप जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको ये करना है कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो ताकि आप उनसे आगे निकल जाओ। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं दूसरे से ना रेस नहीं लगानी है, दूसरे कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना है। लेकिन इससे एक आइडिया हो जाता है कि आप किस लेवल पर हो। दूसरों से मिलोगे, बात करोगे, जानोगे उन्होंने कितना चैप्टर कंप्लीट किया, तो आपको एक पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो, है ना। तो इसलिए आपको दूसरों से मालूम करना है कि उन्होंने कितना कर लिया, और उनसे कंपेयर नहीं करना, बल्कि क्या करना है, खुद अपने आप से कंपेयर करना है कि 1 महीने पहले मुझे कितना आता था, 1 महीने के बाद मैंने कितना कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है कि आपको पहले सिलेबस की लिस्ट बनानी है। क्या करना है, सिलेबस की पूरी लिस्ट बनानी है, आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या है। 10th क्लास में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस। ठीक है, ये मेनली आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको 10th क्लास के जो फाइनल मार्क्स है उसमें स्कोर दिखाते हैं। ये आपका स्कोर को बहुत बेहतर बनाते हैं। जब भी आपका रिजल्ट आता है तो मेनली लोग इन्हीं नंबर्स को देखते हैं कि मार्क्स मैथ्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, इन मार्क्स को आप देखते हैं। तो आपको क्या काम, और देखो मैथ्स क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, मैथ्स क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स लेकर आ सकते हो इसमें। और देखो मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें, वो आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो यहाँ पर इस बात से क्या पता लगता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आप उसमें उतनी ज़्यादा गहन होते चले जाओगे। तो मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो आपको क्या काम करना है, पहले सिलेबस की लिस्ट बनानी है। ठीक है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी। ठीक है, मैथ्स में कितने चैप्टर आपके हो गए, या आपको कितने अच्छे से आते हैं, या कितने आपको आप नहीं जानते हैं, कितना किसमें आपकी वीकनेस है, उन चैप्टर की सबकी लिस्ट बना लो। जो आपको बहुत अच्छे से बिल्डअप है, बहुत अच्छे चैप्टर आते हैं, उन्हें एक तरफ कर लो, जिसमें आप थोड़े से वीक हो उन्हें एक तरफ, और जो बिल्कुल नहीं आते उनको एक तरफ कर लो। ठीक है, फिर आप क्या काम करेंगे, साइंस में भी इसी तरीके से। साइंस में कौन कौन से चैप्टर में आपकी अच्छी पकड़ है, मान लो फिजिक्स के किसी चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है। और साइंस में जितने भी चैप्टर है जो आपको लगता है कि मैं इनको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो उनको थोड़ा कम टाइम दिया जाए, और जिन चैप्टर में आपको लगता है कि आप उसमें कमजोर हो, आप उनमें वीक हो, तो आप उन चैप्टर्स को ज़्यादा समय दो। फिर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है, इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपको जो बुक्स हैं, है ना, बुक्स की समरी आप यूट्यूब के माध्यम से किसी भी चैप्टर की समरी देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको चैप्टर की एक ओवरऑल जानकारी हो जाएगी कि उस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, उस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ाई गई है। फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से उठाकर क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं। तो उससे आप एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। मान लो आपने 10 मिनट की या 15 मिनट की एक इंग्लिश की चैप्टर की एक वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर की जानकारी होगी। फिर उसके हर चैप्टर से कोई 10 या 12 क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट लगे आपको, वो आपने निकाल लिए, उन चैप्टर को फोटो स्टेट कर लो या लिख लो, फिर उन्हें लर्न कर लो, तो आपका एक दिन में एक चैप्टर बहुत इजीली हो जा रहा है। एक दिन में 2-3 चैप्टर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप ये देखो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आपके हो गए हैं, कौन कौन से बाकी हैं। ठीक है, जो बाकी है वो करो। एसएसटी में क्या करना है, एसएसटी में भी सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। या तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो। हो सकता है कि आप एसएसटी पढ़ने बैठे हो और लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, तो आपको नींद आ सकती है, उबासी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है कि आपको हो सकता है समझ में भी ना आ रहा हो। तो उस स्थिति में आप क्या काम करो, सबसे पहला एक तरीका ये है कि आप यूट्यूब पर जाकर उस चैप्टर की समरी देख लो। उस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 वीडियो देख लो, आप 3 वीडियो देख लो चैप्टर रिलेटेड, 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की, आधा घंटे की, 3-4 वीडियो देख लो आराम से। उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अभी वीडियो देख के जो आप आए हो, तो वो आपके दिमाग में छपा रहेगा। अब आप पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको
आपको पता रहेगा, आप उससे रिलेट कर सकते हो। जो आपने वीडियो देखी थी उस वीडियो में कुछ एनिमेटेड वीडियो भी होगी, कुछ फोटोज होंगे, आप उससे रिलेट कर सकते हो और आप बहुत इजीली उसको समझ सकते हो। फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो पढ़ सकते हो, या स्कूल से आपको क्वेश्चन आंसर कराए गए आप वो पढ़ सकते हो। उससे भी आपका सिलेबस काफी हद तक अच्छा हो सकता है। देखो अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें। क्या कोई भी किताब उठाई पढ़नी शुरू कर दी, फिर रख दी, फिर दूसरी किताब उठाई वो पढ़नी शुरू कर दी, फिर वो रख दी, क्या ऐसे पढ़े? नहीं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्लान बनाओ, ठीक है, अपना एक स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। उस स्केड्यूल में सारे सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ टाइम दो। आपको लग रहा है कि आप मैथ्स में ज्यादा वीक हो, या आपको लग रहा है कि आप साइंस में ज्यादा वीक हो, या आपको एसएसटी बहुत बोर लगती है, कुछ ऐसा है, तो आप जिन सब्जेक्ट्स को आपको कम लग रहा है, जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ठीक है। अब मैथ्स जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, तो आप मैथ्स के लिए भी टाइम दो, कि भाई 1.5 घंटे 2 घंटे आपको मैथ्स करनी है, या 3 घंटे आपको मैथ्स करनी है स्कूल से आने के बाद, या आपको नींद के टाइम में से कुछ टाइम निकाल कर, है ना, एक शेड्यूल बनाओ कि रोजाना 5 4 5 6 घंटे रोजाना हम पढ़ लें। इस प्रकार से मान लो आप मैथमेटिक्स को, ठीक है, मैथ्स को आप 2.5 आवर्स दे रहे हो, ठीक है। फिर साइंस को, ठीक है, साइंस को आप 2 आवर्स दे रहे हो, ठीक है। इंग्लिश को आप 1 आवर दे रहे हो, ठीक है। एसएसटी को आप 1 आवर दे रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 5 6 घंटे का रोजाना का टाइम शेड्यूल बनाओ, ठीक है, कि भाई हर सब्जेक्ट को एक अपने हिसाब से, कि मेरे को ये सब्जेक्ट में मेरे को लगता है कि मुझे इसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ। दूसरे के शेड्यूल को फॉलो ना करो। कई बार आप देखते हैं कि दूसरे दोस्त के घर के, तो आपने देखा कि उसने शेड्यूल बना रखा, आपने कहा ये शेड्यूल मुझे भी दे दे, मैं भी इसे फॉलो करूँ। नहीं, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ। हो सकता है कि उसको मैथ्स बहुत टफ लगती हो, उसने मैथ्स के लिए 4 घंटे दे रखे हो, आपके लिए मैथ्स बहुत इजी है, आपको 1 घंटे में भी हो जाएगी, तो आप उसके उसके हिसाब से 4 घंटे नहीं दे सकते। आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ, 2 घंटे दो, या जितना भी आपको जरूरत लगता है उस हिसाब से शेड्यूल बनाओ, ठीक है। स्कूल में जो चल रहा है ना, स्कूल में जो चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ घर पर पढ़ाई करो। स्कूल में, अच्छा आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर आकर, ट्यूशन में अलग चल रहा है, स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना कि स्कूल का जो चैप्टर चल रहा है उसको छोड़ दो। ट्यूशन में जो चैप्टर चल रहे हैं आप उनको आकर प्रैक्टिस करो, या ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो तो ऑनलाइन क्लास की जो कराई गई उस क्लास में जो चैप्टर पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करो। स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया गया उसकी भी प्रैक्टिस करो, उसको भी एक टाइम दो, ठीक है। अभी अब कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है, मान लो साइंस का स्कूल में या आपकी कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग, कोई सी भी कोचिंग है, ठीक है। स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर 2 चल रहा है, और ट्यूशन में या कोचिंग में चैप्टर 4 चल रहा है। अब इसको कितना टाइम दे, इसको कितना टाइम दे? देखो ऐसा कर सकते हैं आप, इसको चैप्टर 2 को जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसे आकर घर पर आधा घंटा रिवाइज कर लें, तुरंत उसी दिन आकर रिवाइज करेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। आधा घंटा 20 मिनट में भी हो जाता है, 15 मिनट में भी हो जाता है। स्कूल में 45 30 मिनट की क्लास होती है, आप आकर उसे रिवाइज करोगे तो हो जाएगा 15 मिनट में। फिर जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको आके रिवाइज करो, तो दोनों का टाइम कंबाइन करके भाई ये मान के चलो कि मुझे साइंस में अगर क्लास में जो स्कूल में पढ़ाया गया, जो ट्यूशन पढ़ाया गया, दोनों को मिला के 2 घंटे देने, तो भाई इसको 20 मिनट दे दो या 30 मिनट दे दो, उसको 1.5 घंटा दे दो। उस 1.5 घंटे के साथ साथ आपको क्वेश्चन तो कर, उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाने हैं, ठीक है। जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो पढ़ो, है ना, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है आपको। क्वेश्चन भी करना है, ऐसा नहीं सिर्फ लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ ली या वीडियो देख ली, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या है कि आपको ये पता लग जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, फिर आप उस हिसाब से करने वाले बन जाओगे, ठीक। रोज कम से कम 2 घंटे सेल्फ स्टडी जरूर करो। 2 घंटा बहुत कम है, 2 घंटे से कुछ नहीं होता, ठीक है। रोजाना आप 6 घंटा, कम से कम 4 से 6 घंटे, ठीक है, 4 से 6 घंटा रोजाना आपको करना पड़ेगा, स्कूल के अलावा, ट्यूशन के अलावा, ठीक है। अगर आप स्कूल में अच्छे से पढ़ ले रहे हो, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में अच्छे से पढ़ ले रहे हो, जो पढ़ाया अच्छे से पढ़ ले रहे हो, आपको लगता है कि 4 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में, 3 घंटे में हो जाता है, 3 घंटे। देखो रेगुलर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज आप 6 घंटे पढ़ लिए, कल को आपने 1 ही घंटा पढ़ा या नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी बनाए रखना कि रोजाना मुझे 3 ही घंटे पढ़ने, तो रोजाना 3 घंटे होने चाहिए। रोजाना 2 घंटे पढ़ो तो रोजाना 2 ही घंटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन फिर स्किप मार दिया 1 हफ्ते तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो क्या लिखा है, 2 घंटे रोज, बड़ा बदलाव। अब आप सोचोगे क्या 2 ही घंटे पढ़ने? नहीं, आप जितना घंटे पढ़ो, जितना आपने शेड्यूल बनाया उस हिसाब से पढ़ो, लेकिन ये बताया क्या, रोजाना, है ना। रोज अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे ना, तो आप फाइनल में एक बड़ा बदलाव देखोगे।
ठीक है। इससे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो लास्ट में बड़ा बदलाव आएगा। आप 2 स्टूडेंट एक साथ चलो, है ना, किसी ना किसी के साथ चल के देखो कि दोनों एक ही स्टैंड पर थे, है ना, दोनों एक ही स्टैंड पर, दोनों पढ़ने में सेम थे और दोनों में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेम, कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो दोनों में सेम थी। और आप खुद कोशिश करो, है ना, रोजाना कोशिश करो, रोजाना कोशिश करो, और फिर आप देखोगे एक टाइम बाद जब आप कंसिस्टेंसी लगाए रखते हो, है ना, फोकस करते हो, डेडिकेटेड रहते हो अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति जब डेडिकेटेड रहते हो, तो फाइनल में आप देखोगे कि आप 98, 95, 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर जाओगे। ठीक है। सिर्फ 2 घंटे रोज आपकी पढ़ाई भी अगले 6-7 महीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ये आपको फाइनल्स में पता चलेगा, जब फाइनल्स में आपके रिजल्ट आएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। मैथ्स के लिए क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैथ्स की पढ़ाई करने बैठे तो इंपॉर्टेंट बात आती है मैथ्स के लिए क्या करें। तो रोज 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, रोज ना 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। सॉल्व करने के बाद उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। हर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार मान लो एक क्वेश्चन कराया सर ने, कहीं पर भी ट्यूशन में, स्कूल में या आपकी ऑनलाइन क्लास में एक क्वेश्चन कराया, अब उस क्वेश्चन को आप पहले एक बार आगे करके देखें, नहीं होगा तो जैसे सर ने कराया या मैम ने कराया वैसे आप देखेंगे, देख के करेंगे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे, फिर बिना देखे करने की कोशिश करेंगे। फिर आप बिना देखे करने में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत अटक जाओगे, तो फिर वापस से देख लेना, फिर कर लेना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तब तक करना है कि जब तक बिना देखे आपसे वो बहुत अच्छे से ना आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट